हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के सभी तथ्यात्मक नोट्स को। जैसा कि आपने देखा, इससे पहले के 3 वीडियोज़ में हमने ये जितने भी PYQs दिए थे MCQ फॉर्म में, उन सबको कवर कर लिया था। इसके साथ ही हमने इस एक चीज़ को कवर नहीं किया था, ये जो तथ्यात्मक नोट्स दिया हुआ है ये कंप्लीट आपके हर एक सब्जेक्ट को कवर करता है। तो चूँकि हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया है PYQ फॉर्म में जितने भी आए हैं, तो अब हम उसके बाद मेडिवल इंडिया शुरू करें उससे पहले हम तथ्यात्मक नोट्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं तथ्यात्मक नोट्स को कवर करेंगे और इसमें कंप्लीट आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगी, जो भी इसने घटना चक्र वगैरह में दे रखी है। ठीक है, और तो आपको PYQs और ये तथ्यात्मक नोट दोनों के दोनों वीडियो देखने हैं, क्योंकि जो फैक्ट वहाँ पे छूट गए वो इसमें कवर हो जाएंगे और जो इसमें छूट गए वो उसमें कवर हो जाएंगे, और उसकी व्याख्या। तो आपको दोनों अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका एक कंप्लीट पैकेज एक सब्जेक्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और इस एक ही सिंगल वीडियो में हम कंप्लीट इस एंशिएंट हिस्ट्री के फैक्चुअल नोट्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। हमारा पहला टॉपिक है पाषाण काल। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या है कि पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो ये बहुत ही क्रिस्प नोट्स है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सिंपल सा इन्होंने दे दिया कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में। आपसे पूछा जा सकता है कि पशुपालन का प्रारंभ पुरा पाषाण काल में हुआ, नव पाषाण काल में हुआ या मध्य पाषाण, तो ये मध्य पाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम से प्राप्त हुआ था। ये बुर्जहोम कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये बुर्जहोम की लोकेशन भी पूछी जा सकती है, और यही बुर्जहोम जो है वो आपको पता होगा कि पाषाण काल की या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी लोकेशन भी थी। ठीक है, तो बुर्जहोम से कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ था मानव के कंकाल के साथ। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मानव ने कृषि करना ही नवपाषाण काल में सीखा। तो जब कृषि नवपाषाण काल में आई तो खाद्यान्न उत्पादन भी या खाद्यान्न का संग्रहण भी नवपाषाण काल में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले फैक्ट देखते हैं क्या है। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो लहुरादेव और मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। लहुरादेव से चावल के साक्ष्य मिले हैं और मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल फॉर्म में पूछा जा सकता है कि लहुरादेव से क्या मिला है और मेहरगढ़ से क्या मिला है। नेक्स्ट है कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान में ये पड़ता है। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। तो पाषाण से लेकर के हड़प्पा काल तक के अवशेष अगर पूछे जाए तो वो मेहरगढ़ एकमात्र जगह है, वहाँ से प्राप्त हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय जो ASI है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वो किसके तहत आता है, वो संस्कृति मंत्रालय। यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये पर्यटन मंत्रालय के तहत नहीं आता है, संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और ये है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम देखेंगे। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है कि सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है। तो ये जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तीनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे ही प्राग ऐतिहासिक संस्कृति वह होती है जिसके बारे में हमें कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक संस्कृति वह होती है कि जिसके बारे में हमें साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं लेकिन उन साक्ष्यों को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जिसके साक्ष्य, जिसकी लिपि हमें मिली है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल उसके बाद का है, क्योंकि उसके बारे में जितना भी विवरण मिला है उन सबको हम लोगों ने पढ़ करके डिकोड कर लिया। ठीक है, तो ये इसका एक फैक्चुअल ऐसी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ हो गई, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, जो आर्य की सभ्यता है जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं, ये उससे पुरानी सभ्यता है। नेक्स्ट है कि पुरातात्विक अन्वेषण हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, पुरातात्विक अन्वेषण यानी कि पुरातात्विक जो अन्वेषण वाली चीज़ें हैं, जो खोजने वगैरह में, खुदाई वगैरह में निकली हैं, वही चीज़ें जो हैं वो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। ये आप एकदम लाइन रट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे अक्सर जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हड़प्पा वासियों को लोहे की जानकारी थी या नहीं थी। तो हड़प्पा वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी,
बल्कि उनको तांबा, कांसा, सोना और चांदी की जानकारी थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा वासी चांदी मुख्यतः राजस्थान की जावर की खान से प्राप्त करते थे। आज भी राजस्थान में जावर की खानें चांदी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। चांदी के लिए अन्य प्रमुख स्रोत था अफगानिस्तान एवं ईरान। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। अब मिट्टी के बर्तनों का जो निर्माण करते थे ये लोग, ठीक है, उसके साक्ष्य में कहाँ मिले? वो बनवाली से मिले या बनावली से। यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ये तो आप सबको पता होगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। ठीक है। तो नगर नियोजन के लिए फेमस थी। ये सब तो आपने पढ़ा होगा कि सारी सड़कें जो थी वो चौकोर पे काटती थी, ये सब वगैरह आपने पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। ये दोनों ही वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ते हैं। अगला है कि हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण ही इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी स्थल पाए गए हैं उसमें से सबसे पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित। लोथल एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का और ये भोगवा नदी के किनारे है। आप देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने बहुत अच्छा बना के दिया है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको इन्होंने खुद ही डार्क कलर में लिख के हाईलाइट कर दिया है। तो लोथल कहाँ पे था? भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं कि लोथल से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले, मैंने अभी बताया आपको। चन्हूदड़ो एकमात्र पुरातात्विक स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। ये आपको याद रखना है, चन्हूदड़ो एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। ये सब आपको याद करना है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, यानी मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। नेक्स्ट है कि मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ था। ठीक है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ था, इसीलिए मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और ये पशुपति शिव भगवान की पूजा करते थे। उस समय मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है कि प्रमुख धातु एवं उनके प्राप्ति के स्थल। ये स्थल आपको ऐसे ही रट लेने हैं कि कौन सा स्थल किस धातु के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। तो इसमें तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध था राजस्थान का और बलूचिस्तान फेमस था। लाजवर्द के लिए बदख्ता फेमस था, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। फिरोजा और टिन के लिए ईरान फेमस था। चांदी के लिए राजस्थान की जावर की खान एवं अजमेर की खान, उससे चांदी मिलती थी, अफगानिस्तान और ईरान से भी मिलती थी। ठीक है। सीसा अफगानिस्तान से मिलता था, शिलाजीत हिमालय से मिलता था और गोमेद गुजरात से मिलता था। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग सा लग रहा है, ये पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारी कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हो गई, जो इसमें फैक्चुअल नोट्स दे रखे हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वैदिक काल को। ठीक है। तो वैदिक काल में सबसे पहले देखते हैं कि आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीन वेदों को वेद त्रयी माना जाता है या त्रयी केवल कहा जाता है। तो यहाँ आपको याद रखना, वो पूछ लेगा एग्जाम में आपसे कि वेद त्रयी क्या है। वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। ठीक है। और बाकी के तीन वेद मिलकर के वेद त्रयी बनाते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और उसके बाद नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है, जो कि हमारा चौथा वर्ण बन जाता है। और ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ये आप ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ये आप याद रखेंगे। ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं उसकी जो सूक्त हैं वो ईश्वर की महिमा या देवताओं की स्तुति से संबंधित है। ठीक है। और यजुर्वेद में कर्मकांड दिया गया है, सामवेद संगीत से रिलेटेड है और अथर्ववेद में जादू, टोना टोटका वगैरह दिया गया। ठीक है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है, जैसा कि मैंने बताया आपको। उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। और उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा
ज्ञान प्राप्ति है तो गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट हमारा है कि सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो वो सिंधु नदी का हुआ है। वरुण देवता को ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया, ये आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का व्यवस्थापक कौन था या प्रधान कौन था, तो वरुण देवता थे। बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन था? बृहस्पति। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एंशिएंट और मॉडर्न दोनों में कभी कभी पूछ लेते हैं, कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का जो आदि देश वो उत्तरी ध्रुव को माना है। आदि देश का मतलब आर्यों की जो मूल उत्पत्ति, ये लोग मूलतः कहाँ से आए थे, तो इन्होंने उत्तरी ध्रुव को माना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। दशराज का युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है। दशराज मतलब 10 राजाओं का युद्ध था, और रावी को मतलब प्राचीन नाम क्या था? वो परुष्णी था। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द जो यव है उसका तादाद में जव से स्थापित किया गया है। यव का मतलब जव, अभी भी अगर आप लोग आरो यारो देंगे ही तभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो जव का जो तत्सम आप लोग पढ़ते हैं हिंदी में, तो जव का तत्सम क्या होता है? यव होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा एवं समिति क्या थी वैदिक काल में? राजा पर नियंत्रण रखने वाली दो संस्थाएं थी। ठीक है। सभा क्या होती थी? सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। ठीक है। और समिति सर्वसाधारण या आम लोगों की सभा होती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ये आप याद रखेंगे। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिन्हें लगभग 250 सूक्त समर्पित हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 1028 कुल सूक्त हैं ऋग्वेद में, उसमें से 250 सूक्त केवल और केवल इंद्र को समर्पित हैं। ठीक है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। उपाध्याय कौन होते? तो जो वेद वेदांग इत्यादि को पढ़ा करके अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? पशुपालन। और बाद में क्या हो गया था कालांतर में चल के? कृषि। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म को। ठीक है। ये हमारा वैदिक काल कंप्लीट हो गया। हम बौद्ध धर्म देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। उनके पिता शुद्धोधन शाक्त गण के प्रधान थे, तथा माता जो थी वो माया देवी थी। वो कोली गणराज कोली वंश की कन्या थी। ये इनका संक्षिप्त परिचय हो गया माता पिता का। जहाँ से सवाल पहले बनते थे पर अब इतने सवाल नहीं बनते हैं। अब आपको ये सब जो दिया हुआ है बुद्ध या बौद्ध दर्शन के बारे में, वहाँ से अधिक सवाल बनते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि महात्मा बुद्ध ने जो ग्रह त्याग किया था उसको ग्रंथों में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। तो ये इन शब्दों से आप परिचित हो रहे हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब था ग्रह त्याग। ठीक है। कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उन्होंने शरीर त्याग अपना कहाँ किया? तो वो कुशीनगर में किया। और इनका जो शरीर त्याग हुआ था उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे और उनसे दीक्षा ली। ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण मतलब ग्रह त्याग के बाद वो कहाँ पहुंचे थे? आलार कलाम के आश्रम में। तो आलार कलाम जो थे ये महात्मा बुद्ध के गुरु थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है। 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आप याद रखेंगे, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध कहलाए थे। और बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। एक क्वेश्चन आता है कि बुद्ध ने सबसे अधिक अपने प्रवचन कहाँ दिए थे? सबसे अधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीत। अब हम बौद्ध संगीत वगैरह को देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद, ये बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। ये कहाँ पड़ता? बिहार में। इस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। तो आप ये जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी इनको जरूर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। कि कब हुई थी, उस समय शासन कौन था, ये सब आप देख लेंगे। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था।
ठीक है। यहाँ पे इनके समय में कौन कौन शासक था ये भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे प्रथम के समय में अजातशत्रु था, और दूसरी के समय में कालाशोक था, तीसरी के समय में अशोक आ गया था, ठीक है। और चौथी के समय में जो कि कुंडल कश्मीर में हुआ था, इस समय कनिष्क शासक था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, ये गौतम बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह निरंजना नदी के तट पर है। तो आपको ये तट भी याद रखना कि किस नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के तट पर। यहाँ पे ये देखते कि महात्मा बुद्ध जो थे वो कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे, ठीक है। ये बौद्ध दर्शन जो था वो कर्म सिद्धांत को मानता था, लेकिन वो आत्मा को नहीं मानता था, ठीक है, और पुनर्जन्म को भी नहीं मानता था। नेक्स्ट देखते हैं कि बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। ये उनकी सौतेली माता थी बुद्ध की। बहराहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मूलतः मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी, आप याद रखेंगे। बहराहुत कहाँ पड़ता है? एमपी में, और सांची भी एमपी में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये आपने सुना होगा, लाइट ऑफ एशिया उनको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपसे कभी कभी अंतर पूछ लिया जाता है, हीनयान और महायान में क्या अंतर है। तो हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान के लोग बुद्ध को एक भगवान या देवता मानते हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। ये तो एक बहुत ही पेट एग्जाम क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स का, ये बहुत बार पूछा गया है। नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय जो है, इसका संस्थापक गुप्त शासक कुमार गुप्त था। ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जैन धर्म को। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। और स्वामी महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो आप शुरू के 2-3 तीर्थंकर और लास्ट के 2-3 जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला थी। यह वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि 72 वर्ष की आयु में राजगृह या राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने कुशीनारा में त्यागा था और इन्होंने पावापुरी में त्यागा था। ये सब आप याद रखेंगे। अगला है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे पूर्ण ज्ञान अगर जिसको हो जाता है वो कैवल्य कहलाता है, ऐसा जैन धर्म में कहा गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद द्रंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बुद्ध को अशोक के वृक्ष के नीचे बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इनको जो है वो साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और तत्पश्चात वह क्या कहलाए थे? केवलिन। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बनाए गए जिनको कि त्रिरत्न कहा जाता है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ठीक है। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अब जैन धर्म के 5 महाव्रत भी हैं। वो 5 महाव्रत क्या हैं? पंच महाव्रत उनको बोलते हैं। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। तो जैसे बौद्ध संगीतियां 4 थी, वैसे ही जैन संगीतियां सिर्फ 2 हुई थी। प्रथम बौद्ध जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आवास बनाए गए थे। तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर जो आवास बनवाए थे वो किसके लिए थे? तो वो आजीवक संप्रदाय के लिए थे, ठीक है। आजीवक संप्रदाय वही होते जिसके संस्थापक मक्खली गोशाल थे, और ये लोग नियतिवादी होते हैं। ये दुनिया में हर एक चीज को पहले से फिक्स मानते हैं, नियत मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं शैव या भागवत धर्म को। शैव या भागवत धर्म में पहला है कि प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है।
जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव एवं उसकी शक्ति के योग को दर्शाते हैं। तो अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव की कल्पना की जाती है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग और परवर्ती युग में विशेष रूप से बनाई गई। तो ओवरऑल आपको याद रखना कि शिव एवं पार्वती की गुप्त संयुक्त मूर्तियां या इन सब की मूर्तियां कब बनाई गई, तो गुप्त काल में या उसके बाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलीश नामक ब्रह्मचारी ने की थी। ये आरओ के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लकुलीश ने। और इन लकुलीश को शिव का अवतार भी मानते हैं। कापालिक जो है वो शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। ठीक है, कापालिक भी क्या है? कैथोलिक शैव धर्म का संप्रदाय, आपको याद रखना है। और कापालिक के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते थे। कापालिक के जो उपासक हैं वो लोग भैरव जो थे, भैरव के बारे में आप सबने पढ़ा होगा या सुना होगा, भैरव को शिव का अवतार मानते थे कापालिक लोग। ठीक है, और इसका जो केंद्र है कापालिक का वो कहाँ है? श्रीशैल नामक स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नैनार कहलाए। तो अलवार और नैनार से सवाल पूछा जाता है। अलवार विष्णु जी के भक्त और नैनार शिव जी के भक्त। ठीक है, अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। तो जैसा कि आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि जितने भी गुप्त शासक थे वो सभी के सभी कहीं ना कहीं वैष्णव थे, तो इसीलिए वो लोग परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषनिवंशी कृष्ण थे। ठीक है, जो भगवान कृष्ण थे वो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे और जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वसुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तो भगवान कृष्ण जो है वो देवकी के पुत्र थे, ऐसा कहाँ पे वर्णन मिलता है? ऐसा छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ये आप याद रखेंगे। और इसी में उनको घोर अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है। नेक्स्ट है कि कृष्ण के भाई बलराम को हलधर के नाम से भी जाना जाता है। तो बलराम हल उनका प्रमुख हथियार था, तो इसलिए उनको हलधर भी कहते थे। ठीक है, भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर जो है वो विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। यानी कि भागवत धर्म से संबंधित अगर कोई साक्ष्य की बात करे तो विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पे एक जगह है बेस नगर, वहां का जो गरुड़ स्तंभ है वो भागवत धर्म से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। ठीक है, ये हमारा शैव एवं भागवत धर्म हो गया। अब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। तो सबसे पहले यहीं पे आपको जानना है कि 16 महाजनपदों की सूचना किसने में मिलती है? तो वो मिलती है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं और इनकी वर्तमान में स्थिति क्या है ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ठीक है, तो इसमें से आरओ का एग्जाम आप देखेंगे तो आप यूपी वाले पढ़ लेंगे। इसमें से 16 में से 8 जो महाजनपद हैं वो यूपी में पड़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी, यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे। तो यानी कि आहत सिक्के किसके बने होते थे? चांदी के। नेक्स्ट है प्रसेनजीत कौशल का तथा अजातशत्रु मगध का शासक था। ठीक है, मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा है। तो मत्स्य महाजनपद कहाँ है? राजस्थान में। और इसकी राजधानी विराटनगर थी। किसकी? मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र में अजातशत्रु द्वारा दुर्ग का निर्माण कराया गया था। बाद में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन ये आता है कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो वो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने बनाया था। ठीक है, और उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से हटा करके पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। मौर्यों के समय पाटलिपुत्र बौद्धों का एक बड़ा केंद्र बन गया था और उदयन वासदत्ता की दंतकथा उज्जैन से संबंधित है। ठीक है, तो उदयन और वासदत्ता की जो दंतकथाएं हैं ये कहाँ से संबंधित है? उज्जैन से। नेक्स्ट है कि मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व था। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का था? बिंबिसार हर्यक वंश का था। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो था वो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था।
बिंबिसार ने अपने राज्य व जीवक को अवंती के नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले, जो इस प्रकार हैं, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग्ग, अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पलिवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। इन सब के जो प्रमाण हैं वो कहाँ से मिले हैं? गंगा घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छन्य थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, मिलान जो 4-4 मिलान करने वाले आते हैं उसमें। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्ली थी। तो कामपिल्ली दक्षिणी पांचाल की राजधानी और उत्तरी पांचाल की अहिच्छन्य थी। ठीक है, आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोथिवती थी। तो चेदी महाजनपद कहाँ है? वर्तमान के बुंदेलखंड वाले रीजन में, और इसकी राजधानी सोथिवती थी। नेक्स्ट है कि मगध में नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है शिशुनाग वंश के बाद, शिशुनाग वंश में कालाशोक वगैरह आ सकते। ठीक है, और इसी की का अंत करके नंद वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद का हत्या करके नंद वंश का अंत कर दिया था। तो नंद वंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य आया था। अब हम देखते हैं यूनानी आक्रमण को, जिसमें सिकंदर वगैरह का आक्रमण हुआ था। पहला है कि हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय अभियान के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में वापस पाटल से यूनान को प्रस्थान किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सिकंदर ने जो पोरस को पराजित किया था वो कहाँ पे किया था? झेलम नदी के तट पर। परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसने अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके भी प्रदान किए। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। ये भी पूछा जाता है। अब नंद वंश का चूंकि अंत होता है तो नेक्स्ट आता है मौर्य साम्राज्य, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब सारे सवाल बनते हैं। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ये रहा मौर्य राजवंश 321 से 184 ईसा पूर्व तक, और मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। तो नंबर 1 आपको याद रखना, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो शूद्रक ने लिखी थी, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन बताया गया है। जस्टिन ने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस भी कहा गया है यूनानी लेखों में, और ऐसा कहने वाला कौन है? जस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौटिल्य या चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं बल्कि ये राजनीति की बुक है। ठीक है, और इसी अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। ये सप्तांग क्या थे? राज्य, इसमें चाणक्य ने क्या बताया था कि राज्य के 7 अंग बताए थे। कौन कौन से? राजा, अमात्य जो कि मंत्री होते हैं, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। अगला है कि जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अगला है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी कि जो पुष्यगुप्त था इसका प्रांतीय राज्यपाल, इसने सिंचाई के लिए बांध बनवाया था। कहाँ? गुजरात में। तो ऐसी जानकारी मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही धम्म का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला है कि अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। तो ये देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी ये अशोक के नाम है, ऐसा कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला है कि पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। सिंघली अनुश्रुतियों यानी कि जो श्रीलंका में अनुश्रुतियां हैं उसमें दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी। अगला है कि अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक नगर अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुक कौन होता था? नगर अधिकारी।
रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिससे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। रज्जुक का मतलब होता था, ये आज के समय का समझ लो डीएम, जिलाधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों या कार्गों को सार्थवाह की संज्ञा दी जाती थी। तो आपसे ये शब्दावलियां पूछ ली जाती मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक काल की, तो इसमें पूछा जाएगा कि मौर्य काल में सार्थवाह क्या था। सार्थवाह जो है वो व्यापारिक काफिले थे, व्यापार के बड़े बड़े जो काफिले चलते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण मूलतः अशोक ने करवाया था। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से बने हुए हैं। और नेक्स्ट है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों साहेबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है, ठीक है। तो अशोक के अधिकतम अभिलेख प्राकृत भाषा में है एवं ब्राह्मी में है, लेकिन साहेबजादी और मानसेहरा की लिपि खरोष्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। तो खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी, ऐसे लिखी जाती थी, जबकि मोस्टली हम लोग कैसे कॉपी में लिखते हैं, अभी भी जो ये लिखा पढ़ रहे हैं हम लोग ये बाएं से दाएं है, लेकिन खरोष्टी लिखी उल्टी होती थी। वर्तमान में उर्दू भी इसी तरह से लिखी जाती है, ठीक है। अब अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो कलिंग के युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, अशोक के 13वें शिलालेख से। और यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष के बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित थी। कौन सी, कलिंग की घटना। अशोक के बृहद शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों की सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। नेक्स्ट है कि अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि का निषेध किया गया है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि का निषेध है, तो यह है प्रथम शिलालेख में। अगला है कि धार्मिक आधार पर भूमि दान का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, यह मौर्ययुगीन राजवंश सातवाहन के समय एक अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी भूमि दान का प्रथम साक्ष्य सातवाहन के शासनकाल से मिला है। मेगस्थनीद की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इनके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था और कुल 6 समितियां थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, ठीक है। अगला है जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि मेगस्थनीद ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। सीता भूमि कृषि भूमि को कहते थे, इसलिए सीता अध्यक्ष वो कृषि भूमि का अध्यक्ष भी होगा। वहीं भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था और शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था तथा आकराध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाहर्ता कौन था। समाहर्ता मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा करता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अगला है कि भारत से आए यात्रियों का कालक्रम क्या है, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले मेगस्थनीज आया था, उसके बाद फायान आया, उसके बाद भैंसांग, फिर इत्सिंग आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मौर्योत्तर काल को, ठीक है। मौर्योत्तर काल में पहला है कि उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद वन राजाओं ने करवाया था, ठीक है। तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए थे, ये चलवाए थे इंडो ग्रीक या हिंद यवन राजाओं ने। सोने के सिक्कों के बारे में 3 सवाल आते हैं कि सबसे पहले किसने चलाया था, तो सबसे पहले चलाया था हिंद यवन शासकों ने, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्कों कौन चलाया था, तो वो गुप्त शासकों ने चलाए थे। सबसे एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे शुद्ध चांदी सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कनिष्क ने, ये आपको याद रखना है। अगला है जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है, ठीक है। सॉरी, मैंने ऊपर जो आपको बताया कि कनिष्क ने सबसे शुद्ध चलाए थे, तो कनिष्क ने नहीं बल्कि कुषाण शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला है कि वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो कि विश्वव्यापी है। कि वर्तमान में हम लोग जो जनवरी से दिसंबर तक वाला महीना देखते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ठीक है। और जो चैत्र है वो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह है, जिसको कि शक संवत हम कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। ये 78 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो जैसे 2024 चल रहा है वर्तमान में, तो अगर हम 2024 में से 78 घटा दें तो जो समय आएगा वो हमारा कहलाएगा शक संवत।
और अगर 2024 में 57 जोड़ दें फिर जो समय आएगा वो कहलाएगा विक्रम संवत। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि सौदरानंद, बुद्धचरित और सारिपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष की रचनाएं हैं। ये रचनाओं से प्राचीन काल में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आपको याद रखना है सौदरानंद, बुद्धचरित और सारिपुत्र प्रकरण किसकी रचना है? ये अश्वघोष की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। तो आपको याद रखना कि ये किससे रिलेटेड है? ये मूर्ति कला शैली है, गांधार और मथुरा। ठीक है, इसी में के तहत तीसरी एक और आती है, वो होती है अमरावती शैली। अगला है कि शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मार डाला गया था। वसुदेव ने कर्ण या कर्णवायन के नाम से राजवंश की नींव डाली थी। अगला है कि वायु पुराण के अनुसार अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा अपने आंध्र जाति भृत्य सिमुक या सिंधुक द्वारा मार डाला गया था। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। तो यानी कि इस वंश कर्ण वंश को समाप्त करके सातवाहन वंश आया और इसका संस्थापक सिमुक था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का ही था। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान थी या पैठन थी। नेक्स्ट है कि सातवाहन वंश का प्रथम प्रतापी शासक सतकर्णी प्रथम था। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? वो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। ठीक है, कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ठीक है, तो खारवेल कहाँ था? कलिंग का शासक। ठीक है, अगला है कि इसकी उपलब्धियों की जानकारी का एकमात्र स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। किसकी? कलिंग की या खारवेल की? तो कलिंग या खारवेल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना महाराज श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला है कि इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने, जिसको कि वीए स्मिथ भी कहते हैं, इसने समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो नंबर एक तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता और उसको भारत का नेपोलियन कहा किसने था? तो वो कहा था वीए स्मिथ या विसेंट स्मिथ ने। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेण ने, यानी कि जो इलाहाबाद का स्तंभ है इसमें हरिशेण ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया। इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख किसका संबंधित? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित, और इसको लिखा था इसके दरबारी कवि हरिशेण ने। ठीक है, अगला है कि अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित किया गया था, लेकिन अकबर ने इसे इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में स्थापित करवा दिया था। और इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुगल सम्राट का संबंध इलाहाबाद के स्तंभ से है? तो जहांगीर का है। नेक्स्ट है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त भी मिलता है। तो ये जो विक्रमादित्य थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका एक नाम अन्य क्या है? देवगुप्त। ठीक है, हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह पराजित भी हुए थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि हूणों का प्रथम जब भारत पे आक्रमण हुआ था तो भारत का सम्राट कौन था? तो स्कंदगुप्त था। ठीक है, धन्वंतरी जो थे, धन्वंतरी वैद्य, वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे और इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में कालिदास थे, धन्वंतरी थे, वराहमिहिर थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, छपड़क थे, वरुरुचि थे, वेताल भट्ट थे और घट करपर थे। तो ये सारे चंद्रगुप्त द्वितीय या जिनको विक्रमादित्य कहते हैं उनके नवरत्न थे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार। अगला है चीनी यात्री फाहयान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। कब? गुप्त काल में। अगला है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख या साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरण के अभिलेख से मिलता है और जिसमें गोपाल राज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। एरण का अभिलेख कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में स्थित है। गुप्त संवत का प्रवर्तक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ये आपको याद रखना। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत का प्रवर्तक था और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो विक्रम संवत का उसने चलाया था। ठीक है,
अगला है गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का नाटक कौन है? मुद्रा राक्षस। इससे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में प्रकाश पड़ता है। अगला है शूद्रक कृत मृच्छकटिकम, यानी कि शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा और इसकी रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक जानकारी मिलती है। ये इसके बारे में क्या लिखा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने क्या लिखा यहाँ से सवाल बनता है। जैसे विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा, शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी था या भौतिक विचारधारा का पोषक था? चार्वाक लोग भौतिक जीवन को सब कुछ मानते थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने, और उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। अब यहाँ से गुप्तोत्तर युग शुरू हो गया। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाण भट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। ठीक है। तो जैसे ये अब यहाँ पे क्या लिखा इससे जरूरी नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा। हर्षचरित ने स्वयं 3 रचनाएं की थी, रत्नावली, कादम्बरी वगैरह, लेकिन हर्षचरित किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। ठीक है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हड़-कृत राजतरंगिणी से मिलती है, जैसे कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कि चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राज्यश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। राज्यश्री कौन थी? हर्ष की बहन थी। ये दोनों एक साथ उस कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। ठीक है। और हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। ये क्वेश्चन आता है कि पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को पराजित किया था। पुलकेशन द्वितीय की जानकारी कहाँ से मिलती? एहोल के प्रशस्ति अभिलेख से। ठीक है। एवं होनसांग का विवरण भी इस युद्ध के बारे में जानकारी देता है। अगला है कि प्राचीन काल चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिन तू तथा थियान तू नामक नाम से किया है, ये आप याद रखेंगे। अगला है कि विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी शासक धर्मपाल ने की थी और वाकाटक शासक प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों को संपादित किया था। तो क्वेश्चन आएगा कि 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो प्रवर सेन ने, ये वाकाटक शासक था। वाकाटक वंश के शासक प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सेतुबंध किसने रचा था? तो प्रवर सेन द्वितीय ने। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला फैक्ट क्या है। अगला हमारा फैक्ट है कि 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली थी। ये क्वेश्चन आता है त्रिकोणीय संघर्ष। ये त्रिकोणीय संघर्ष कब हुआ था? ये जब कन्नौज में हर्षवर्धन वंश का शासन वगैरह जब समाप्त हो गया था, उसके बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। किनके बीच? पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच, और इसमें अंत में गुर्जर प्रतिहारों ने विजय पाई थी। ठीक है। शंकराचार्य को शंकर या श्री शंकराचार्य आदि नाम से जाना जाते हैं। शंकराचार्य ने द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन थे? श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में है, ये दक्षिण में पड़ता है। द्वारिका जो कि गुजरात में। इन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। ठीक है। श्रृंगेरी, द्वारिका, पुरी और ज्योतिर्मठ, जिसको कि जोशी मठ कहते हैं। श्रृंगेरी वाला दक्षिण में पड़ता है कर्नाटक में, द्वारिका वाला पश्चिम में पड़ता है गुजरात में, पुरी वाला उड़ीसा में पड़ता पूर्व में, और जोशीमठ ये उत्तर में पड़ता उत्तराखंड में। ठीक है। इसी जोशीमठ में अभी हाल ही में भूस्खलन वगैरह हुआ था खूब सारा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में संस्कृत के महान कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है। तो कालिदास का उल्लेख कहाँ मिलता? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्थापत्य वगैरह से ही सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य का उत्कृष्टता से बखान करते। तो ओवरऑल आपको याद रखना कि खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसको किसने बनाया था? चंदेल राजाओं ने। खजुराहो के मंदिरों की निर्माण शैली नागर शैली है। जैसा कि आपको पता है मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, नागर शैली और द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो हिमालय से लेकर के विंध्य तक का जो एरिया है उसके बीच में जो मंदिर बनते हैं वो मूलतः बने हैं नागर शैली में। ठीक। इसका एक अपवाद है। कौन सा अपवाद है? जो ग्वालियर का तेली मंदिर है, उसका जो मंडप है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, और जो विंध्य से लेकर के कृष्णा नदी के बीच का इलाका है उसमें बेसर शैली में मंदिर बने हैं, और कृष्णा से दक्षिण का इलाका वहाँ पे द्रविड़ शैली के मंदिर बने। ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और मंदिर निर्माण की ये शैलियाँ इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि
अभी हाल ही में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसका शिलान्यास होने वाला। ये अयोध्या वाला जो राम मंदिर है ये भी नागर शैली में बनाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि दशावतार मंदिर देवगढ़ का है और ये कहाँ स्थित है, ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन, ठीक है। दशावतार का देवगढ़ मंदिर ललितपुर में है, गुप्तकालीन है, ठीक है। अगला है कि माउंट आबू के दिलवाड़ा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है, कहाँ, राजस्थान में है। यह संगमरमर का बना है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है, निर्माण सोलंकी शासक भीमदेव के सामंत बिमल शाह द्वारा। अगला है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था और एलोरा के कैलाश मंदिर का शैलकृत स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। अगला है कि द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था, किसका, एलोरा के मंदिर का, ठीक है। अगला है कि पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं एलोरा एवं अजंता हैं। अगला है कि अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र अत्यंत प्रशंसनीय है। कोणार्क के विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, भारत में तीन पैगोडा पाए जाते हैं। तो ब्लैक पैगोडा कहते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को, व्हाइट पैगोडा कहते हैं यानी कि सप्त पैगोडा किसको कहते हैं, व्हाइट पैगोडा कहते हैं सोमनाथ मंदिर को, ठीक है। और एक कोई और पैगोडा पड़ता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, महाबलीपुरम वाला जो मंदिर है जो तमिलनाडु में पड़ता है, उसको, वो भी एक तीसरा पैगोडा है, ठीक है। तो 3 पैगोडा है। तो जो सफ़ेद पैगोडा है वो पड़ता है यहाँ पे सोमनाथ वाला, और काला पैगोडा ये हो गया कोणार्क का सूर्य मंदिर, और सप्त पैगोडा पड़ता है वो महाबलीपुरम वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कि लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा का है, ये भुवनेश्वर में स्थित है। अगला देख लेते हैं कि बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। तो बोरोबुदुर का जो ये मंदिर है, ये स्तूप है, ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था और इसमें ये सारे एकाश्म मंदिर हैं, ठीक है। और रथ का मतलब एक मंदिर होता है और इनमें सबसे छोटा जो रथ है वो द्रौपदी का रथ है और सबसे बड़ा रथ युधिष्ठिर का है, ठीक है। नागर, द्रविड़ और वेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। इनके बारे में मैंने ऊपर आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मध्य में था। बेसिस शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ। अब हम दक्षिण भारत के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि संगम वंश, विजयनगर साम्राज्य वगैरह के बारे में, ठीक है। संगम का तात्पर्य होता है कवियों की गोष्ठी, जो संगम वंश था, ठीक है। दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति महर्षि अगस्त्य लेकर के गए थे। तोल्कापियम द्वितीय संगम का प्राचीनतम ग्रंथ है। दूसरे संगम के बारे में जानकारी तोल्कापियम देता है और तोल्कापियम के प्रणयकर्ता यानी कि लेखक कौन है, वो तोल्कापियर हैं। तोल्कापियम के लेखक तोल्कापियर। नेक्स्ट है शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आर्डिगल है। ये सारे जो रचनाएं हैं यहाँ से खूब सारे सवाल बनते हैं, आप इनको एज इट इज रट लेंगे। शिल्पाधिकारम पुस्तक किसने लिखी, इलंगो आर्डिगल, ठीक है। ये आपको ऐसे रट लेने। तिरुक्कुरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है, ठीक है। तिरुक्कुरल जो है तमिल भाषा का काव्य रचना है और तोल्कापियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक। तोल्कापियम के राइटर कौन था, तोल्कापियर, और ये उसका व्याकरण है तमिल का, ठीक है। और कुरल जो है, कुरल को किसने लिखा, कुरल को तिरुवल्लूर ने लिखा है। ये तमिल के बहुत महान राइटर लेखक हुए हैं और कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है एवं इसको लघु वेद की भी संज्ञा दी जाती है। ये आरो के PYQ में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि पुलकेशन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली था। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशन प्रथम था। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवनप्रिय कहा गया है। यवनप्रिय किसे कहा गया है, पूछा जा सकता है। यवनप्रिय काली मिर्च को कहा गया, क्यों, क्योंकि ये यवनों को बहुत पसंद थी, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि पांड्य राज को अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान पराजित किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने किसको पराजित किया था, पांड्य राज्य को। नेक्स्ट है कि इसका स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति खजाइन उल फतूह में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संगम युग में
उरैयूर सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, उरैयूर क्या था? संगम युग में सूती वस्त्रों का केंद्र। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे साहित्य एवं साहित्यकार। तो ये बहुत सारी रचनाएं हैं, उनके कौन कौन से साहित्यकार थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि प्राचीन एवं मध्यकालीन में यहाँ से सबसे अधिक सवाल बनते हैं। देखेंगे हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। ऐसे सवाल बहुत बार बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये बहुत सारे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। व्याकरणाचार्य पाणिनि नंद शासक महापद्मानंद के मित्र थे और अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। अगला है कि वराहमिहिर गुप्त युगीन खगोलशास्त्री थे। बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये 3 रचनाएं वराहमिहिर की हैं। ठीक है, आपको याद रखना, बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। अगला है कि पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन। तो मिलिंद पन्हो किसने लिखी? बौद्ध भिक्षु नागसेन ने। अगला है कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से मिलता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जयसिंह 1128 से 1149 के बीच हुई इसके शासनकाल में की थी। ठीक है, तो कल्हड़ ने क्या लिखी? राजतरंगिणी। अगला है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता बंगाल के जयदेव थे और ये जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। अगला है कि प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक नाटक लिखा। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 10 कुमार चरित्र किसने लिखी? दंडी ने। अब हम पूर्व मध्यकाल को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पूर्व मध्यकाल पे हम आ गए हैं। यहाँ से 800 से 1200 ईस्वी के मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में पहला क्या है कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उनकी पराजय हो गई थी। अगला है कि पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। आल्हा उदल महोबा से संबंधित है। ये चंदेल शासक परमार देव के सेनानायक थे। चंदेल शासक परमार देव के सेनानायक थे आल्हा उदल। नेक्स्ट देखते हैं कि चंदेलों एवं चहमानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद्रबरदाई की कृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनी कृत परमाल रासो एवं के आला खंड से प्राप्त होता है। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का पुराना नाम है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। चंदेल वंश के संस्थापक नानुक थे। इनके पौत्र जयसिंह या जीजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया था। ठीक है, अगला है कि प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? तो वो मिहिर भोज था। ठीक है, मिहिर भोज प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। नेक्स्ट है कि विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। तो क्वेश्चन पूछा जाता कि मिताक्षरा का रचनाकार कौन था? तो वो मिताक्षरा लिखी थी विज्ञानेश्वर ने, और ये मिताक्षरा याज्ञवल्क स्मृति पर टीका थी एक तरह का। जीमूत वाहन ने दायभाग नामक ग्रंथ की रचना की। तो दायभाग किसने लिखा? जीमूत वाहन ने। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम कुछ परोक्षोपयोगी तथ्य हैं, यानी जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन तथ्यों को हम देख लेंगे और इनको आप एज इट इज सिर्फ रट लेंगे और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। तो इसमें पहला क्या है कि गुफाओं के शैल चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। जो भीमबेटका है एमपी में पड़ता है, वहाँ से गुफाओं के शैल चित्र मिले। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंधु घाटी की सभ्यता शहर वाली थी और वैदिक लोग ग्रामीण थे। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, जैसा कि आपको पता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता कहाँ से पता चलता है? यजुर्वेद से। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। यम और नचिकेता संवाद कहाँ है? कठोपनिषद में। इस बार क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे वसुदेव कुटुंबकम जो कि थीम था G20 की, वो किस उपनिषद से लिया गया? तो वो महाउपनिषद से लिया गया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसको लिखा किसने था? विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या 18 है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक भाग है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ठीक, ऋग्वेद मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। नागार्जुन कौन थे? ये बौद्ध भिक्षु थे।
बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि बुद्ध कौशाम्बी कब आए थे, तो बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। आलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। तो ये जैन में दो संप्रदाय बट गए थे। ये भद्रबाहु वो थे जो दक्षिण में चले गए थे, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में, जहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति है, और ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे, तो ये दिगंबर कहलाए। और जो बच गए यहाँ पे दक्षिण उत्तर में, वो स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है, तो भगवान शिव को ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। विष्णु का वाहन जो गरुड़ है वो गुप्तों का राज्य चिन्ह भी था, और रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है कि उदयन जो है, उदयन वत्स महाजनपद का राजा था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था, ये आपको पता ही होगा। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। ये सब हमने ऊपर पढ़ ही लिया, वही सब रिपीटेड है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ठीक है, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और ये यूनानी राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। अगला है कि नागार्जुन पार्श्व एवं चरक कनिष्क के दरबार में थे। नागार्जुन पार्श्व और चरक ये कनिष्क के दरबार में थे। महर्षि पतंजलि ये शुंगकालीन विद्वान थे। पतंजलि शुंग के वंश में थे। शुंग वंश कब आया था? मौर्य काल के बाद, जब पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर दी थी और उसके बाद राजा बना था। इसको ही ब्राह्मण ग्रंथ मतलब साम्राज्य भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था। चरक जो थे वो कनिष्क के राज्यवैद्य थे, ऊपर भी हमने देखा, और इन्होंने चरक संहिता लिखी। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। स्थापत्य की नागर शैली मुख्यतः उत्तरी भारत में पतली। ये वही सारे फैक्ट हैं जो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं। ठीक है, चोलों की राजधानी तंजौर थी, जो कि तंजाउर थी। इसके अतिरिक्त गंगईकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। उरैयूर क्या था? हमने ऊपर अभी देखा था। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। ये कपड़ा का एक प्रमुख केंद्र था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, और कालिदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, यहाँ से सवाल बनते हैं। मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ और गुप्त संवत 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। ठीक है, और तो इस प्रकार हमने ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सारे तथ्यात्मक नोट्स। तो इस प्रकार हमने लगभग 1 घंटे के आसपास, लगभग 56-57 मिनट में कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री के तथ्यात्मक नोट्स को कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारे इस घटना चक्र की बुक में दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मध्यकालीन के PYQs और मध्यकाल का एक ऐसे ही एक ही वीडियो में कंप्लीट तथ्यात्मक नोट। इसके बाद ऐसे ही करके मॉडर्न हिस्ट्री, और फिर ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट करके कंप्लीट देखते हुए चलेंगे। आपको अगर वीडियो यूजफुल लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं। और ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।